डी यू इज इक्वल टू 0, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म, साइक्लिक इंटीग्रल डी यू इज इक्वल टू 0, ये भी क्या आपका, ये भी आपका एक मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, तो अगर कभी ये पूछ लिया जाए या इसकी जगह ये आए, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन है, तो दोनों ही आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा रखा है, इस इंटीग्रेशन का साइन का मतलब है साइक्लिक इंटीग्रेशन। मतलब अगर हम कोई साइक्लिक प्रोसेस कैरी करते हैं तो उस प्रोसेस के दौरान जो भी चेंज आएगा इसके अंदर, इंटरनल एनर्जी के अंदर, वो जीरो के बराबर होगा। और ये हमने कल लिखा भी था कि कोई भी स्टेट फंक्शन होगा साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, उसका जो चेंज होगा वो हमेशा जीरो रहेगा, मतलब वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपके किसके होते हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के होते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज हमने ये देख लिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे क्योंकि जो वैल्यू होती है वो एक बार चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है और दूसरे केस में किसके बराबर है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर है। ठीक है, आई होप वर्क का ये एक्सप्रेशन सबको पता होगा, तो इसको ध्यान रखना है। ज्यादातर केसेस में जब तक कि स्पेसिफिकली कुछ मेंशन ना हो, वर्क हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, हम वर्क का यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे अगर हमें कोई स्पेसिफिक सिनेरियो ना दे रखा हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी बेसिकली आपका वो अमाउंट है हीट का जो हमें किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट आपको देना पड़ रहा है सब्सटेंस को, वो क्या कहलाया जाएगा, आपका हीट कैपेसिटी कहलाया जाएगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, तो इसका इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, तो आगे का हम स्टेटमेंट पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1, बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हीट कैपेसिटी का स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसके एक्सप्रेशन पे जाए, अगर हम इसके फॉर्मूले पे जाए, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड अपॉन पे चेंज इन टेम्परेचर, अपॉन पे चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज हीट कैपेसिटी, और इसका जो यूनिट आता है, इसका जो यूनिट आएगा दैट इज जूल पर कैलोरी, पर कैलोरी, नॉट पर मोल, ओनली जूल पर, ओनली जूल पर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, अमाउंट के बिहाफ में हमने हीट कैपेसिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक आपका होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मैंने आपको कल बताया था थर्मो के अंदर अगर कभी स्पेसिफिक टर्म आ जाए तो कितना मास होता है, 1 यूनिट मास, और उस मास को हम कितना लेते हैं, 1 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, इज रिप्रेजेंटेड एज सी एफ। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सी एफ से। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सेम रहेगा जो हमने इसका पढ़ा हीट कैपेसिटी का। बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पर देखो हमने कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया है, जितना भी अमाउंट पड़ा है हमारा सब्सटेंस का, उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है वो हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर अमाउंट 1 ग्राम हो जाता है, मतलब 1 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है, उसके लिए जो हीट देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो ये सेम स्टेटमेंट रहेगा, सेम स्टेटमेंट रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ, बस ये फर्क आ जाएगा, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और इसका जो एक्सप्रेशन आता है वो आ जाता है सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन पे डब्ल्यू डेल्टा, डब्ल्यू डेल्टा, जहां पर जो W है हमारा दैट इज
मास इन ग्राम, दैट इज मास इन, जनरली हम ग्राम पे मेंशन करते हैं, ठीक है, मास इन। ठीक, और इसका जो यूनिट होगा यहाँ पर, इसका जो यूनिट होगा वो क्या बन जाएगा हमारा, देखो इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल, कैल्विन नीचे, ग्राम नीचे, तो ये बन जाएगा जूल पर कैल्विन पर ग्राम, जूल पर कैल्विन पर, जूल पर कैल्विन पर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो दूसरा कैटेगरी होता है, जो दूसरा कैटेगरी होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट। अब देखो यहाँ पर भी सब कुछ सेम ही है, तो हमने हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन पढ़ा, बस फर्क क्या आ गया, अमाउंट। मोलर का मतलब होता है 1 मोल, तो कहने का मतलब अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करना पड़ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो जो भी हीट आपको देनी पड़ रही है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। और इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू 2/n डेल्टा, 2/n डेल्टा टी, जहां पर जो n है आपका n, ये हो जाता है आपका नंबर ऑफ, क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ, और इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा आपका, जूल पर केल्विन पर मोल। अब एक चीज ध्यान देना बच्चा, आपका वो चीज क्या है, एग्जाम में क्या होता है ना, जनरली आपको इस तरह से मेंशन नहीं होता कि स्पेसिफिक हीट इतना है या मोलर हीट इतना है, हर ज्यादातर केसेस में सिर्फ हीट कैपेसिटी बोला जाता है। तो आपको कौन सी हीट कैपेसिटी दे रखी है वो आप डिसाइड करोगे यूनिट से। अगर आपको बोल दिया हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस 30 जूल पर केल्विन पर ग्राम, तो भले ही वो हीट कैपेसिटी बोला, लेकिन दिया कौन सा हीट कैपेसिटी आपको, स्पेसिफिक, पैसे। ठीक है। तो आप यूनिट से डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी हीट कैपेसिटी प्रोवाइड है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप चीजें सॉल्व, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इन तीनों के एक्सप्रेशन को देखूं, तो इन तीनों के एक्सप्रेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई जो क्यू है, क्यू, क्यू को देखो, तीनों केस में क्यू को देखो, ठीक है। क्यू को हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्यू इज इक्वल टू C∆T। अगर मैं हीट कैपेसिटी की टर्म्स में लिखूँ तो ये बन जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म्स में लिखूँ तो ये बन जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में लिखूँ तो ये बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर देखूं हर जगह डेल्टा टी कॉमन है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो सी है मेरा, जो सी है मेरा, वो बेसिकली किसके बराबर है, वो WCS के बराबर है, और वो किसके बराबर, वो MCN के बराबर है। तो कहने का मतलब अगर कभी आपको CS दे रखा है तो उसे CM में चेंज करना है, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, गिवन मास को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, आपका CS किसमें चेंज हो जाएगा, CM में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, इन एक्सप्रेशन से बेटर है इस एक्सप्रेशन को ध्यान रखोगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि सब कवर हो जाता है, सब यही से निकला है जो हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि हम जो हीट है, ठीक है, जितना भी हीट हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, अगर आपको हीट कैपेसिटी दे रखा है तो वो बराबर होगा C∆T के। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखा है तो आपने मास से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है, और अगर आपको मोलर दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें हमने क्या लिखी, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी, अब मोलर हीट कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आपका अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। अब देखो बच्चा, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, आपको हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा नहीं जा सकता क्योंकि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कांस्टेंट रखी जा सकती है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर मोलर हीट कैपेसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी होता है हमारा मोलर, मोलर heat capacity at constant volume. Molar heat capacity at constant, at constant, at constant. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CVM से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CVM, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना बच्चा, जनरली हम मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं लिखे जा सकते, ये भी लिखे जा सकते हैं। अगर आप हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे पढ़ रहे हो तो वो बन जाएगा CV। अगर आप हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में पढ़ रहे हो तो बन जाएगा CV।
कांस्टेंट प्रेशर में पड़ रहे तो ये बन जाएगा सीपी। ठीक है, लेकिन जनरली हम किसकी फॉर्म को देखते हैं, हम मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म को पढ़ते हैं। अभी क्लास हमने बात किया था बाय डेफिनेशन कि हमारा जो सी होगा सी एम, मतलब इन दिस केस सीवीएम, ये किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन पे एन डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन आएगा, देखो क्यू अपॉन पे एन डेल्टा टी आएगा कि नहीं आएगा, ये रहा, सेम आएगा। बस फर्क क्या आएगा कि यहाँ पर जो क्यू है वो किस कंडीशन का होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम का। क्यू किस कंडीशन का होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन का होगा। और जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि भाई जो हमारा क्यू बी होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन पे एन डेल्टा टी इज इक्वल टू सीवीएम। और इसको कैसे लिख सकते हैं, चलो इसे थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं एक स्टेप में। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा यू, क्यू बी की जगह मैंने लिख दिया डेल्टा टी, कांस्टेंट क्या बच्चा, वी, और मैंने एन को ऊपर कैरी कर लिया, एन सी एन। तो बच्चे इसको मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म पे लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा डेल यू बाय डेल टी कांस्टेंट पे वी इज इक्वल टू एन सी वी एम, एन सी वी एम। और बच्चा एनसीवीएम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एनसीएम क्या होगा, एनसीएम क्या होगा, एनसीएम होगा हीट कैपेसिटी। तो एनसीवीएम क्या हो गया, एनसीवीएम हो गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, अगर कभी भी कोई पूछता है कि व्हाट इज डेल यू बाई डेल टी कांस्टेंट पे भी, ध्यान रखना डेल यू बाई डेल टी कांस्टेंट पे भी इट इज सीवी। इसके ऊपर मैक्सवेल इक्वेशन मत लगाना, मैक्सवेल इक्वेशन वाला पार्ट नहीं है ये, मैक्सवेल इक्वेशन हमने कल पढ़ा था। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्म है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, वो हमने पूरी, ये कैसे बना, ये डेफिनेशन के बिहाफ में बना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई पूछता है कि डेल यू बाई डेल टी कांस्टेंट पे वी क्या है, इट इज सीवी नॉट सीवीएम। सीवीएम नहीं है वो, सीवीएम के साथ जब एन नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करोगे तब मिलेगा वो सीवीएम। हाँ, अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि ये यू मेरा मोलर इंटरनल एनर्जी है, यू क्या मेरा मोलर इंटरनल एनर्जी है, तो एन कितना हो गया बच्चे, इधर 1 हो गया ना, तब आप बोल सकते हो कि डेल यू एम बाई डेल्टा कांस्टेंट वॉल्यूम इज सी। तब आप बिल्कुल बोल सकते हो कि सीवीएम के बराबर। ठीक है, अच्छा सभी को असाइनमेंट मिल गया, जरा चेक करो अपलोड हुआ है क्या असाइनमेंट, चेक करो सभी, चेक करके बताओ असाइनमेंट अपलोड हुआ है। ठीक है, हम क्वेश्चंस पे जाएंगे इसके बाद। बोलो बच्चा मिला, अपलोड हो गया। यस सर। हो गया ना, चलो ठीक है, तो पहले हीट कैपेसिटी वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ कि दैट डेल यू बाई डेल टी कांस्टेंट पे बी इज सीवी, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन करें, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डी टी, एन सी वी एम डी टी। तो अगर मैं यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ कंसिडरिंग सीवीएम एज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवीएम, क्या लिखा जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस पे। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, और यही वैल्यू बच्चा, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, डेल्टा यू। अभी हमने किसके बराबर देखा है, अपने डेल्टा यू देखा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम में स्टडी कर रहे हो और क्यू का वैल्यू निकालना है, आप इस एक्सप्रेशन से चले जाओगे, आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर लो। तो दिस इज इक्वल टू क्यू वी, नॉट क्यू। हमेशा क्यू के बराबर नहीं होगा, ये कब होगा क्यू के बराबर, जब कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, फिर से हमने 4 प्रोसेस देखने हैं, जो हो सकता है हम आज ही स्टार्ट करें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। हमने 4 टाइप के प्रोसेस देखने हैं। पहला प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल, दूसरा है आइसोबारिक, तीसरा है आइसोकोरिक, चौथा है एडियाबैटिक। ये 4 प्रोसेस हमने देखने, ठीक है। ध्यान रखना चारों ही प्रोसेस में डेल्टा हमने क्या निकालना है, इन चारों प्रोसेस में हमने क्या पढ़ना है, डब्ल्यू, क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा टी।
हमने चार फंक्शन निकाले कि W की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकाल सकते, Q की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा U की वैल्यू कैसे निकलेगी और डेल्टा H की वैल्यू कैसे। ठीक है, इन चार के ऊपर हमने फोकस करना। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई सा भी प्रोसेस हो चारों में से कोई सा भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू हमेशा ये आइडियल गैस की बात क्या पढ़ने वाले हम आइडियल गैस करते हैं। तो आइडियल गैस के लिए फॉर ऑल फोर प्रोसेस आपका जो डेल्टा यू है वो हमेशा किसके बराबर होगा, एन सीवीएम T2 माइनस T1। तो ये तो अभी कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आपको आइसोबारिक दिए रखा है, डेल्टा यू पूछा है, फॉर्मूला ये लगाओ, आप फाइनल टेम्परेचर देखो, इनिशियल टेम्परेचर देखो, मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में मैं लिखूंगा उस वक्त मैं एक दो जगह आपको करके भी दिखाऊंगा, डिराइव करके दिखाऊंगा कि कैसे हमें दिख रहा है डेल्टा यू ए। उसके बाद हम डायरेक्ट ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डेल्टा यू चारों प्रोसेस के लिए फॉर्मूला ये, चारों प्रोसेस के लिए फॉर्मूला, वैल्यूज क्या क्या होगी वो हम देखेंगे वहीं पे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू किसके बराबर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू ये निकलेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक बार हीट कैपेसिटी का भी पढ़ ले तो दूसरा वाला केस, उसके बाद हम वापस इस मारते फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो ये हमने पढ़ लिया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारा मोलर हीट कैपेसिटी वो हम कैसे लिख सकते हैं, और वो हमने देखा इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, CPM, CP। अब यहाँ पे क्या होगा इसका डेफिनेशन, सेम वही मोलर हीट कैपेसिटी वाला डेफिनेशन कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बढ़ाना है एट कांस्टेंट प्रेशर, उस वक्त जो हीट आप दोगे उसे हम क्या बोलेंगे, CPM। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो CPM क्या हो जाएगा हमारा, CPM बन जाएगा हमारा सेम मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन Q अपॉन एन डेल्टा। बट Q इज एट कांस्टेंट प्रेशर, Q किसका है, कांस्टेंट प्रेशर का है, तो यहाँ पे P लगता है। और जस्ट अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो Q एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपका डेल्टा एच के बराबर। डेल्टा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो डेल्टा एच बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एन सी। तो यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, डेल एच बाय डेल टी कांस्टेंट पे पी इज इक्वल टू एन सीपीएम इज इक्वल टू पी। ये हमारा फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फॉर्म। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी एच इज इक्वल टू एन सीपीएम। अगेन अगर हम सीपीएम को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर लेकर चले तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सीपीएम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू क्यू। यही वैल्यू किसके बराबर आएगी, क्यू पी के बराबर आने के बराबर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया। तो देखो हमने डेल्टा एच का एक्सप्रेशन बना दिया। और फिर से एक और चीज ध्यान रखनी है, चारों प्रोसेस के लिए जो हमने पढ़ने हैं, ठीक है, उन चारों प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का एक्सप्रेशन यही है हर जगह, एन सीपीएम T2 माइनस, एन सीपीएम T2 माइनस टी। ठीक है, तो देखो अभी हमने हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो हीट कैपेसिटी में हमने सबसे पहले देखा कि हीट कैपेसिटी होता क्या है, फिर हमने बात करी कि उसका एक्सप्रेशन क्या है, फिर हमने हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर दिया, मतलब कैटेगराइज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, दो कैटेगरी में, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड द सेकंड वन इज मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी वो हीट कैपेसिटी जहां पर आपका अमाउंट कितना रहेगा, 1 ग्राम। मोलर हीट कैपेसिटी में जो आपका अमाउंट है दैट इज 1 मोल। और उसके बाद इस रिलेशन को और इस रिलेशन की हेल्प से हमने एक कंपाइल फॉर्मूला बना लिया ऑफ क्यू, हमने क्यू का फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, और इस रिलेशन से हमने
हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के बीच में भी रिलेशन डेवलप। उसके बाद हमने ये देखा कि मोलर हीट कैपेसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हम अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वाज सीवीएम एंड द अदर वाज सीपीएम। तो यहाँ से हमने देखा कि सीवीएम को हम किस फॉर्म पे लिखते हैं, डेल यू बाई डेल्टी कांस्टेंट पे। ठीक है, डेल यू बाई डेल्टी कांस्टेंट किसके बराबर होता है, एन सीवीएम के बराबर। और फिर हमने फॉर्मूला यूज किया तो ये फॉर्मूला हमारा निकल रहा है। और सेम विथ सीपी। ठीक है, सेम विथ सीपी। तो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्लास में फिर से जाएंगे इसमें, इस वाले पार्ट में जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पर फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखो। हमने कुछ प्रोसेस पढ़ने, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो बात करते हैं, आइसोबारिक को पकड़ लो। आइसो, मैंने पहले ही बोल दिया कि डेल्टा यू डेल्टा एच का फॉर्मूला वही रहेगा जो है। तो इसका मतलब देखो, हमें चार चीजें चाहिए, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू एंड डब्ल्यू। तो अगर हम आइसोबारिक की बात करते हैं बच्चा, तो आइसोबारिक में देखो मेरे पास डेल्टा यू आ गया, मेरे पास डेल्टा एच आ गया। ठीक है। और आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब क्या हो गया, आइसोबारिक का मतलब हो गया ये तो क्यूपी है ना, क्यूपी। आइसोबारिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर। तो Yes, कांस्टेंट sir. प्रेशर का मतलब क्या हो गया कि ये क्यूपी है। और क्यूपी किसके बराबर होगा हमेशा, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास पी का भी फॉर्मूला है, हमारे पास क्यूपी का फॉर्मूला भी आ गया। सिर्फ एक फंक्शन अननोन है, वो क्या, डब्ल्यू। वो हम बाद में देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दूसरे केस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर दूसरे केस की बात करूँ, और वो केस ले लेते हैं लेट्स से आइसोकोरिक। लेट्स से बात कर लेते हैं आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक में देखो, आइसोकोरिक में डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू एंड डब्ल्यू, ये तीनों चीजें हमने देखनी है। अभी इसमें चारों चीजों का पता है, इसमें हमें चारों चीजों का पता लगता है कैसे। डेल्टा यू की बात अभी करी, डेल्टा एच की बात अभी करी, और यहाँ पर ये क्यू क्या है, ये क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होता है बच्चा, Change डेल्टा in term. यू के बराबर, ये भी पता है। और बच्चा कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चा चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, Zero. आइसोकोरिक प्रोसेस में चेंज इन वॉल्यूम कितना होता है, जीरो, है कि नहीं है। और अगर चेंज इन Zero. वॉल्यूम ही जीरो है तो वर्क डन कितना होगा, Zero. Zero. ये भी हमें पता है। तो देखो हमें अभी पता लग चुका है, जितने हमने कई फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है। सेकंड केस देखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं आइसो थर्मल। ठीक है, इसको लिख लेते हैं आइसो थर्मल। आइसो थर्मल में देखो, वैसे तो आइसो थर्मल में तो मैं वैल्यू भी मार्क करवा सकता हूँ, लेकिन अभी फॉर्मेट से ही चलो, ठीक है। डेल्टा यू, डेल्टा एच, डब्ल्यू एन, क्यू एन डब्ल्यू। अब इस केस में क्या बच्चा, इस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है। और अब आता है लास्ट में हमारा एरिया। लास्ट में हमारा क्या जाता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। लास्ट में हमारा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक है ना, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हमने क्या देखना है, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डब्ल्यू और क्यू। इसमें भी हमें सब पता है, इसमें भी हमें सब पता है। देखिए कैसे, डेल्टा यू डेल्टा एच का एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया अभी, अब मैंने आपको बोल दिया क्या एक्सप्रेशन रहेगा इसका। और बच्चा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू का फॉर्म, क्यू का वैल्यू क्या होता है, कल हमने डेफिनेशन के टाइम में पढ़ा था कि Zero. एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इट इज जीरो। तो ये भी पता है हमें, जैसे एडियाबैटिक वर्ड लग जाएगा क्यू हमेशा जीरो हो जाएगा। और अगर बच्चा क्यू जीरो है, ये रहा, अगर क्यू जीरो है, अगर क्यू जीरो है तो डब्ल्यू किसके बराबर होगा, Delta U. डेल्टा यू के Change. बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्पेसिफिकली, कि अभी हमने बात नहीं करी है, वो नेक्स्ट क्लास में भी लिखेंगे। चलो अभी इसे मार्क कर रहा हूँ कि हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे पता। तो डब्ल्यू हमारा किसके बराबर है, डेल्टा यू के बराबर है। तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगा, एन सी वन। तो ध्यान रखना, कांस्टेंट प्रेशर में क्यू हमारा डेल्टा एच के बराबर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू हमारा डेल्टा यू के बराबर होता है, और एडियाबैटिक में डब्ल्यू हमारा डेल्टा यू के बराबर। तो अगर आप देखो तो इधर सिर्फ हमारे पास यही तो और एक यही तो नहीं पता, बाकी तो सब पता है। ठीक है। तो इसलिए हमारा आज से ज्यादा काम हो चुका है, सिर्फ इतना डिस्कस करना। ठीक है। तो अभी आ जाओ असाइनमेंट पे, असाइनमेंट ओपन कर लो एक बार।
असाइनमेंट स्टार्टिंग से कर रहे, ठीक है, जो भी पार्ट हमने पढ़ लिया सबके क्वेश्चन कर लेते हैं करके, ठीक है। तो असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज डेल जी बाय डेल टी फंक्शन। दे आर आस्किंग व्हाट इज डेल जी बाय डेल टी फंक्शन। बच्चा क्या करेंगे, ये आपका आगे डिफरेंशियल फॉर्म। कभी भी डिफरेंशियल फॉर्म पूछा जाता है, सिर्फ अभी जो पढ़ा उसको छोड़कर आप किसमें जाओगे, मैथमेटिकल पार्ट। मैथमेटिकल पार्ट का मतलब है जो हमने जितना पढ़ा मैं उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ, आपने या तो मैक्सवेल इक्वेशन को यूज कर लेना वहां पर, या फिर इक्वेशन ऑफ को। मैं उसके आगे नहीं गया हूँ, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो हम इसकी मैक्सवेल इक्वेशन यूज कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट तो यू की और एच की फॉर्म है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट याद होगा तो इक्वेशन ऑफ स्टेट में जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट था वो था डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट ई, नहीं है। सेकंड इक्वेशन स्टेट क्या था, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट ई, नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इसका मैक्सवेल इक्वेशन। और मैंने आपको याद करने को कहा है, नहीं तो शॉर्टकट से आप ध्यान रख सकते हो, जो आपको सही लगता है तो आप जा सकते हो वैसे। ये हो जाएगा माइनस एस डी टी प्लस वी डी, ये हो जाएगा। अब देखो आपसे ये पूछा गया है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, डेल जी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट की, डेल जी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट, बच्चा बताओ ये किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, बोलो किसके बराबर आ रहा है, देख के बताओ। माइनस एस। माइनस, कि पी कांस्टेंट तो ये जीरो हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन टी से, तो आंसर माइनस है। तो ये हमारा, ये हमने कल हमारे नोटबुक में भी है, हमने नोट्स में भी लिखा है, ठीक है। पर आपको ऐसा आना चाहिए निकाल, अगर कुछ पूछ लिया जाए। हो गया। अब आ जाओ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू, तो दे आर आस्किंग द चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। बच्चे एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ डेल जेड बाई डेल वाई कांस्टेंट एक्स, तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट कांस्टेंट एक्स। ये तो मतलब हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट फॉर्म पे आपको सवाल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म पे लिखो, लिखो और फिर बनाने की कोशिश। देखो आपको जो फॉर्म आएगी, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर केसेस है, और डायरेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देकर पूछा जाएगा। पर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म नहीं दिया है, बल्कि उसी डिफरेंशियल फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म पे लिख दो। तो उसका पहले डिफरेंशियल फॉर्म बना लो। तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या बनेगा, चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, चेंज इन एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, तो दे आर आस्किंग दिस, तो दे आर आस्किंग दिस। तो कैसे सॉल्व करें इसको। अब बच्चा देखो ये वेरिएबल्स है सारे, एस पी टी, तीनों वेरिएबल्स है, हमने कल पढ़ा था मैक्सवेल इक्वेशन पे। यू एच जी ए, ये चार हमारे फंक्शन थे, जेड थे, और एक्स वाई क्या थे हमारे, पी टी वी एंड एच। तो यहाँ पर मैंने आपको तरीका बताया था कैसे जा सकते हो आप इसमें। आप ना इसको चेक कर लो। बच्चा पीटी का फंक्शन कौन था, पीटी का फंक्शन कौन था, टू था, एच था, एस था, सॉरी जी था कि ए था, सर यू। जी था। तो हम यहाँ पे जी की इक्वेशन यूज कर लेते हैं, डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस, हो गया। बस अब आपको मैंने कल तरीका बताया था क्या करना है, इसका माइनस एस का डिफरेंशिएशन किससे करोगे, दूसरे वेरिएबल से। इसके लिए दूसरा वेरिएबल कौन है, पी, और साथ वाले को क्या रखोगे, कांस्टेंट। और ये हमेशा बराबर आएगा अगर आप v का डिफरेंशिएशन किससे करते हो, t से करते हो, साथ वाले को क्या रखते हो, साथ वाले को क्या रखते हो, हाँ। तो आपसे पूछेगा डेल एस बाई डेल पी कॉन्स्टेंट पे टी क्या आएगा, तो डेल एस बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे टी को हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल एस बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे टी को हम लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल टी।
समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया हमने? बोलो बच्चा, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 इसका फॉर्म बताओ। क्वेश्चन 7, ठीक है, क्वेश्चन 7 को देखते हैं। तो देर आस्किंग कि which Maxwell relation is derived from an equation? इस मैक्सवेल इक्वेशन से कौन सी मैक्सवेल रिलेशन डिराइव हुई? बताओ। चलो B. अच्छा, तो खुद सोचो क्या आएगा। मैंने कल आपको बताया भी था कैसे जाओगे। मैंने आपको बताया था दो तरीके से सवाल आ सकते हैं। एक तरीका ये है जहाँ पे आपको डिफरेंशियल फॉर्म दिया जाएगा, आपको कैसे डिसाइड करना है, आपको मैंने शॉर्टकट बताया था कि आप कांस्टेंट और वेरिएबल को देख लो, वहां से आप ये डिसाइड करो कि मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर इनका कौन फंक्शन है, उसकी इक्वेशन से आंसर आ जाए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आपको इक्वेशन दे दी जाए, जैसे कि आपको ये इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कौन सा मैक्सवेल रिलेशन होगा, तो आपने बना लिया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या किया है, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या दे दिया है, इक्वेशन दे दिया, एंड दे आर आस्किंग द मैक्सवेल रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, एस का डिफरेंशिएशन किस पे होगा, बी से, कांस्टेंट पे टी इज इक्वल टू माइनस पी का डिफरेंशिएशन किस पे होगा, टी से, कांस्टेंट पे बी, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, हो गया। दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन इज बी। चलो बच्चा अभी बताओ क्वेश्चन 9, इसको भी सॉल्व भी करेंगे। मैंने कल आपको डायरेक्ट दे दिया था ना, तो अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो अब हम सॉल्व भी करेंगे। आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सभी इसको। क्वेश्चन 9, तो दे आर आस्किंग del u by del u by del v at constant t for 1 mole of real gas। ध्यान देना, कौन सी गैस है, रियल गैस है। अच्छा बच्चा, अगर मैं ये आइडियल गैस के लिए पूछूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं ये आइडियल गैस के लिए पूछूंगा तो क्या आंसर आएगा, बोलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ del u by del v at constant t for an ideal gas? 0. इट इज 0। कुछ नहीं सोचना आपने यहाँ पर, है ना, मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है। आइडियल गैस के अंदर सिंस सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी आपका सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए कभी भी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन यू एंड चेंज इन एच विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, 0। हमने कल लिखा भी था। अच्छा, इसी बिहाफ में ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोथर्मल, Isothermal. कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, अभी हमने कुछ लिखा था यहाँ पे। तो इसका मतलब बच्चा, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होने वाले हैं, बोलो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्या कभी आइडियल गैस का यू और एच चेंज करेगा, बताओ, यस और नो? No, sir. नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक। तो भाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब डेल्टा यू डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। 0. फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या बोला था, देखो मैंने फॉर्मूला मैंने बोला ये यूज करना है ये। Yes, sir. अब T2 minus. आइसोथर्मल प्रोसेस है, जो T2 होगा वही तो T1 होगा, तो Yes, आंसर sir. 0 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, इसकी वैल्यू इसमें 0 आएगी। चलो, अब इसको बताते हैं। तो बच्चा, डेल यू बाई डेलिवेट कॉन्स्टेंट टी, कौन सी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ये है, डेल यू बाई डेल वी कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट पे वी माइनस पे। ये इक्वेशन याद रखनी है आपको, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि पीजीटी में आपको क्वेश्चन आए हुए हैं। 11 12 ही इनफ नहीं है, मैं पहले बार बार इस चीज को बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। और हर टॉपिक से, आप काइनेटिक्स उठा लो, आप थर्मो, जितने टॉपिक्स मैंने अभी तक डिस्कस किए, ठीक है, हर टॉपिक से आपको ग्रेजुएशन लेवल के सवाल आए हुए हैं। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, आ सकता है आप। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमें रियल गैस के लिए ये बनाना पड़ेगा, डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे भी, और बस सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, रियल गैस इक्वेशन चाहिए 1 मोल के लिए।
तो क्या होगा? रियल गैस इक्वेशन याद है क्या? नहीं है तो कर लो, ठीक है। देखो वैसे बहुत रेयर चांस है कोई यहाँ से सवाल पूछेगा, ठीक है। थर्मो में ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है थर्मो। तो रियल गैस का ये वाला सवाल सबसे कॉमन रहता है, इसके अलावा रियल गैस थर्मो के अंदर बहुत कम यूज, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। पर हाँ, अगर आप समझो केटीजी पढ़ रहे हो तो केटीजी में कुछ आ जाए, काइनेटिक थ्योरी, वहां से कुछ सवाल आ जाए, तो फिर ये क्वेश्चन यूज हो सकता है कि वहां पे रियल गैस ही पढ़ते हैं। तभी मैं क्या लिख सकता हूँ इसे मैं लिख सकता हूँ पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन के वी। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे, डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे वी। तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टी से, और वॉल्यूम को क्या रखते हैं कांस्टेंट, वॉल्यूम को क्या रखते हैं कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट पे वी, ए कांस्टेंट, वी कांस्टेंट लेने को कहा है तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू आर कांस्टेंट, बी कांस्टेंट तो आर अपॉन बी माइनस बी कांस्टेंट, और यहाँ पे टी का डिफरेंशिएशन टी से हो जाएगा कांस्टेंट पे। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट पे वी इज इक्वल टू आर अपॉन बी। कितना आ गया ये, आर अपॉन। हमने कल भी ऐसे इन डेल यू बाई डेल वेट कांस्टेंट टी फाइंड आउट किया था दो इक्वेशन के लिए, एक आइडियल थी, दूसरी पी इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी था। दोनों के लिए हमने ये फॉर्म बनाया, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टी अपॉन बी माइनस बी माइनस बी। अब देखो बच्चा, आर टी अपॉन बी माइनस बी क्या है, आर टी अपॉन बी माइनस बी क्या, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर, क्या है ये, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर है। तो हमने सीधे लिख दिया पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस पी से पी कैंसर। क्या हमने कल ये फॉर्म पढ़ा था, क्या ये फॉर्म मैंने आपको कल दिया था, फॉर वन मोल ऑफ गैस दिया था नहीं दिया था? यस सर। तो अभी हमने इसे सॉल्व भी कर लिया। किसी भी गैस के लिए ध्यान रखना, किसी भी गैस के लिए अगर ये पूछ लिया जाए, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे, भाई दिस, इसको सॉल्व करके बस सब्स्टिट्यूशन करो, आंसर मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन कर लो बस, डिफरेंशिएशन बेसिक से आना चाहिए, वो कर लिया क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है, ज्यादातर। डन, चलो नोट कर लो इसे फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो अभी कुछ हम डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, उसके बाद हीट कैपेसिटी या फिर जो हमने आज देखा उसके बाद। क्वेश्चन 4, इन थर्मोडायनेमिक्स अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटेंसिव इफ इट्स वैल्यू इज एडिटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इनमें से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? क्या मास है, मास क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि नहीं है, मास ऑप्शन ए यस। है, वॉल्यूम वो भी है, हीट कैपेसिटी वो भी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो नहीं है, वो क्या आपकी इंटेंसिव। मैंने कल ही बताया था कि अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की का अमाउंट फिक्स कर देते हो, ठीक है, और वो अमाउंट हम किस तरह से फिक्स करते हैं, या तो मोलर की फॉर्म पे या स्पेसिफिक की फॉर्म पे, तो वो इंटेंसिव होता है। इवन तो हीट कैपेसिटी आपका एक्सटेंसिव है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। तो आंसर इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 5 होमवर्क है आप लोगों के लिए, वो आप मार्क कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्वेश्चन 5। अभी आ जाओ क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टेट फंक्शन, कौन सा प्रॉपर्टी इसमें से जो भी गिवन ऑप्शन थे स्टेट फंक्शन के लिए, ठीक है, स्टेट फंक्शन है, ध्यान देना। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, क्या ये सही है स्टेट फंक्शन के लिए, गलत है, हमें पता है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम। इट्स साइक्लिक इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या होता है,
चेंज ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस, तो आपका ओवरऑल चेंज आएगा साइक्लिक प्रोसेस के दौरान वो कितना है। तो वो बोल रहे हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो ये भी गलत हो गया। इट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये ठीक है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म है। जो भी स्टेट फंक्शंस होते हैं हमारे, वो सारे के सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सारे के सारे क्या होते हैं आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है। मैंने आपको कल बताया था ना एक रिलेशन, जो मैंने यहाँ पर भी बनाया है, जैसे कि ये है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारे पास z ये है, ये z है। मैंने आपसे बोला था कि अगर z स्टेट फंक्शन है तो ये रिलेशन फॉलो होगा, बोला था नहीं बोला था? अगर z स्टेट फंक्शन है तो ये रिलेशन फॉलो होगा। Yes, sir. तो ध्यान रखना ये रिलेशन क्यों फॉलो होता है, क्योंकि जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं वो सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। कहने का मतलब जितने भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं वो सारे इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब सारे स्टेट फंक्शंस आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, ध्यान रखना स्टेट फंक्शंस हमारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10। इसमें जो की वर्ड्स है आपके, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको ध्यान रखना। इन अ सिस्टम हैविंग रिजिड एंड कंडक्टिंग वॉल, so we have a rigid and कंडक्टिंग वॉल। ये आपको क्लियरली वॉल का नेचर बता। हमने कल पढ़ा था ना कि बाउंड्री जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। एंड कंबशन प्रोसेस इज कैरिड आउट, तो इस वॉल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, सॉरी, आपका कौन सा प्रोसेस कैरी हो रहा है? कंबशन प्रोसेस। तो आपसे बोल रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है रिगार्डिंग क्यू एंड डब्ल्यू। तो आपने क्यू और डब्ल्यू की बात कर, क्यू और डब्ल्यू की बात कर, ठीक है। सब देखते हैं। हमने कल देखा था कि वॉल को, बाउंड्री को ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबिलिटी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक था हमारा रिजिड बाउंड्री और दूसरा था हमारा मूवेबल और फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो अगर आपका बाउंड्री रिजिड नेचर का आ जाए तो बच्चे यहाँ पे वर्क डन हमेशा क्या रहेगा? हमेशा जीरो। रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है ऐसी वॉल्स या ऐसी बाउंड्री जिनको आप मूव नहीं कर सकते हो अंदर बाहर। तो अगर उन वॉल्स का मूवमेंट ही नहीं होगा तो क्या वॉल्यूम चेंज करेगा? नहीं करेगा, ये जीरो। और कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया? ऑब्वियसली यहाँ पे जब कंडक्शन की बात हो रही तो रिगार्डिंग हीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी वॉल है जहां से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर क्यू क्या हो गया आपका? नॉट इक्वल टू। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्यू इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये हमें पता लग गया क्यू या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब इसके लिए हम किस में जाए? कौन सा प्रोसेस अंदर कैरी हो रहा है? कंबशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कैरी हो रहा है? कंबशन। और कंबशन प्रोसेस हमेशा ही किस नेचर के होते हैं? कंबशन प्रोसेस हमेशा ही किस नेचर के होते हैं? Ex- एक्सोथर्मिक। कंबशन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो अगर भाई ये एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा इधर? Positive. नेगेटिव। क्यू Negative. क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यू हो जाएगा आपका negative। तो ये हमारा आंसर मार्क हो गया, डब्ल्यू जीरो, क्यू नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अच्छा, फर्दर क्वेश्चन में जाने से पहले एक छोटा सा एक और टॉपिक देखते हैं, ठीक है। वो रह गया है क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन आया तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है कि थर्मो के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? हम फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। अब बात ये आ जाती है कि कैसे में पता लगेगा कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग गई है? द वैल्यू से। कैसी वैल्यू से हमें पता लगेगा कि सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ गई है, एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ गई है या सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ गई है? तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ कन्वेंशन बनाए, ठीक है। हमने कुछ कन्वेंशन फॉलो किए और ये किसने बनाई है? IUPAC, ठीक है। कन्वेंशन क्या होते हैं सिंपल लैंग्वेज में? कन्वेंशन बेसिकली कोई भी एक ऐसी चीज जो हम मान लेते हैं फॉर अवर, हमारे मतलब चीजों को इजी रखने के लिए, ठीक है, टू मेक द थिंग सिंपल। जैसे कि अभी अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अपना राइट हैंड उठाओ, तो ऑब्वियसली सब ये वाला हाथ को उठाएंगे। तो ये राइट बोलने पे यही हाथ को उठाया, इसको क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमने एक कन्वेंशन मान रखा है कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा राइट हैंड है, मतलब हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये राइट हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है लेफ्ट हैंड।
पर अगर सोचो पहले टाइम पे हमने मान लिया होता है कि ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा लेफ्ट का है और ये वाला हिस्सा हमारा राइट का है, तो क्या होता? उस अगर उस वो वाला कन्वेंशन हमने फॉलो किया होता, मैं अभी आपसे बोलता राइट उठाओ तो आप सब ये उठाते, ठीक है? तो ये जो राइट और लेफ्ट भी, ये भी क्या है, ये भी कन्वेंशन है चीजों को सही रखने के लिए, इजी रखने के लिए। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई आपने राइट मुड़ना है, तो आपको पता है कि आपने सीधे हाथ मुड़ना है, मतलब इसके अकॉर्डिंग मुड़ना है। और लेफ्ट बोलूंगा तो इसके अकॉर्डिंग मुड़ना है। तो ये चीजें अभी यहाँ पे क्या होगी, क्लैरिटी आ गई। अभी समझो आपने यहाँ पे कोई कन्वेंशन ही ली होती, मुझे नहीं पता कि ये राइट कौन है लेफ्ट कौन है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ से राइट मुड़ जाओ, भाई राइट कौन सा, इसके थ्रू की, फिर आपको हाथ बार बार दिखाना पड़ेगा कि भाई इस तरह से मुड़ो या इस तरह से मुड़ो। तो इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने कुछ कन्वेंशन फॉलो, तो वो कन्वेंशन से क्या होगा कि हमारी जो स्टडी वो आसान हो जाए। जब हम थर्मोडायनेमिक की स्टडी करने वाले हैं, वो हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है? तो आईयूपीएसी कन्वेंशन क्या कहती है? आईयूपीएसी कन्वेंशन, बस एक चीज ध्यान देना कन्वेंशन के रिगार्डिंग, उसको ध्यान रखना। कन्वेंशन हमेशा ध्यान रखिए, किसी को अगर कंफ्यूजन भी होती है उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसको याद है वेल एंड गुड, कोई इशू है ही। सिस्टम जब भी हीट लॉस करेगा वो नेगेटिव होगा। दूसरे वर्ड्स में, अगर आपको एनर्जी कभी नेगेटिव दिखा रखी है, तो इसका मतलब आप सिस्टम एनर्जी लॉस कर, थर्मो के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर की तरह ट्रीट नहीं किए जाते, ठीक है? यहाँ पे दो चीजें होती है, अभी चलो कन्वेंशन के बाद में बात करूंगा उसमें, ठीक है? तो अभी ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कन्वेंशन में क्या तरीका याद करने का है। अगर एनर्जी आपको नेगेटिव दिखाती है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी या क्यू डब्ल्यू, हम यहाँ पे कन्वेंशन क्यू डब्ल्यू का लिखेंगे, तो क्यू और डब्ल्यू अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या, सिस्टम ने एनर्जी लॉस किया। अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो वर्क की फॉर्म पे, क्यू नेगेटिव है तो हीट की फॉर्म पे। और अगर क्यू डब्ल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं या चेंज इन एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिस्टम ने एनर्जी गेन किया। बस इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव का मतलब होता है गेन बाय सिस्टम, नेगेटिव का मतलब होता है लॉस बाय सिस्टम, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर पहला पॉइंट बनाता हूँ, पहला पॉइंट इसका अगर मैं बनाऊं, पहला पॉइंट अगर मैं इसका बनाता हूँ, फर्स्ट मैंने बोला क्यू नेगेटिव, क्यू नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अभी बताया मैंने, नेगेटिव का मतलब कौन लॉस करेगा, हीट लॉस्ट बाय System. सिस्टम, हीट लॉस्ट बाय सिस्टम। तो अगर हीट सिस्टम लॉस कर रहा है तो गेन कौन कर रहा है, सराउंडिंग, सिंपल सा है। तो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि क्यू नेगेटिव में जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, जो एनर्जी का डायरेक्शन है फ्लो करने का, वो कौन, कहां से कहां की तरफ है, तो आप क्या Sys- बोलोगे? आप बोलोगे System to सिस्टम टू surrounding. सराउंड, आप बोलोगे सिस्टम टू सराउंडिंग। और ऐसे प्रोसेस जहां पर कि आपका हीट लॉस किया जाएगा, मतलब हीट इवॉल्व होगा सिस्टम से, वो हमेशा क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। हमेशा उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, क्यू अगर, क्यू अगर पॉजिटिव है, क्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब, अभी क्यू पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब हो गया हीट इज गेन्ड बाय सिस्टम, तो हीट गेन बाय सिस्टम, इस सिस्टम हीट गेन करेगा। और अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो लॉस किसने किया, सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग ने लॉस किया, सिस्टम को दे दिया, तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ एनर्जी आएगा वो कहां से कहां की तरफ आएगा, दैट इज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम। प्रोसेस कैसा होगा हमेशा, एंडोथर्मिक, प्रोसेस हमेशा कैसा हो गया, एंडोथर्मिक, प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक, ठीक है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बेसिकली हम हीट के फ्लो के बिहाफ में डिसाइड करते हैं। अगर सिस्टम से बाहर जाती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सिस्टम के अंदर आती है तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। नेक्स्ट आ गया डब्ल्यू के रिगार्डिंग, नेक्स्ट आ गया डब्ल्यू के रिगार्डिंग। अगर डब्ल्यू नेगेटिव है, अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क किसने किया है, बाय द सिस्टम। भाई सीधी सी बात है, मैंने अभी क्या बोला, अगर नेगेटिव होगा तो सब एनर्जी सिस्टम लॉस करेगा। तो आप मुझे बताओ, आप एनर्जी लॉस कब करोगे, जब आपके ऊपर काम होगा कि आप काम करोगे, मतलब कोई चीज आपको हम धक्का काम लगाना करेंगे, है या फिर हम आपको काम करेंगे एनर्जी तब। बाहर से दी जा रही है, जब आप काम करोगे, यस और नो? तो डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम, ध्यान रखना। अगर डब्ल्यू नेगेटिव है तो मतलब सिस्टम काम कर रहा है, सराउंडिंग नहीं, सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है? और अगर सिस्टम काम कर रहा है मतलब सिस्टम एनर्जी लॉस कर रहा है तो फ्लो क्या रहेगा,
सिस्टम टू सराउंडिंग का, हमेशा फ्लो ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, सिस्टम टू सराउंडिंग का। और सिस्टम काम करने का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन। सीधी सी बात है ना, पिस्टन लगा है, ऐसे ऐसे पिस्टन लग रखा है यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे सिस्टम ने काम करना है तो ऑब्वियसली ऊपर को धकेलेगा ना इसको। तो एक्सपेंशन कभी भी बोला जाता है कि सिस्टम ने काम किया, तो इसका मतलब वहां पे कौन सा काम हो रहा है, एक्सपेंशन का हो रहा है, एक्सपेंशन वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज हमेशा क्लियर रखना, ये कई बार चीजों को चेक करने के लिए यूज होता है। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंशन बोल दिया है, अगर क्वेश्चन में एक्सपेंशन बोल दिया है तो आपका वर्क नेगेटिव ही आना चाहिए। एक्सपेंशन का वर्क बोल रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव ही आना चाहिए। अगर एक्सपेंशन एक्सपेंशन का वर्क आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आप गड़बड़ करो, ये तो चेक करना, ठीक है। तो डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब हमेशा एक्सपेंशन होगा। दूसरे वर्ड में अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो डब्ल्यू नेगेटिव ही आना चाहिए। और फोर्थ कन्वेंशन होती है आपकी डब्ल्यू पॉजिटिव। डब्ल्यू पॉजिटिव का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है तो एनर्जी किसने गेन करी है, सिस्टम ने। लॉस किसने करी है, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग टू सिस्टम। और ये प्रोसेस हमेशा कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक। ये प्रोसेस हम, सॉरी एक्सोथर्मिक बोल रहा हूँ, कंप्रेशन। ऑलवेज दी कंप्रेशन, एक्सोथर्मिक नहीं कंप्रेशन। तो अगर कहीं पे कंप्रेशन बोल दिया तो इसका मतलब वर्क पॉजिटिव आने, वर्क क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमेशा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी पे। लेट्स से बच्चा, मैं आपको कुछ वैल्यूज देता हूँ, समझो। मेरा एक केस में डब्ल्यू आ रहा है -200 जूल, एक केस में डब्ल्यू आ गया +200 जूल, एक केस में डब्ल्यू आ गया -300 जूल, और एक केस में डब्ल्यू आ गया +300। किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हुई है, किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज हुई है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस केस में सबसे ज्यादा एनर्जी का फ्लो, बोलो बच्चा, किस केस में। देखो यहाँ पर कभी भी आपने चीजों को इंटेजर की तरह नहीं देखना है, ठीक है। और चैप्टर्स में हम देखते हैं इंटेजर की तरह, लेकिन यहाँ पर नहीं देखना। यहाँ पे दो चीजें, एक है आपका वैल्यू, एक है आपका वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रहे हैं, एक है आपका वैल्यू, और दूसरा है आपका कन्वेंशन साइन, दूसरे आपके साइन, ठीक है। जिनके वैल्यू सेम होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, जिनके वैल्यूज बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब है वहां पर बराबर अमाउंट की एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही केस में 200 जूल की एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। इन दोनों के केस में भी 300 जूल की एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, बस फर्क कितना है वो आप साइन से देखो। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कभी भी नेगेटिव आएगा, कभी भी नेगेटिव आएगा। देखो क्यू नेगेटिव डब्ल्यू नेगेटिव, फ्लो कहाँ की तरफ है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ है। और पॉजिटिव में हमेशा फ्लो कहाँ से, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। तो एक चीज ध्यान देना है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब यहाँ पर 200 जूल की एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग को गई है, सिस्टम से सराउंडिंग को गई है। और यहाँ पर 200 जूल की एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम पे आई। बस फर्क फ्लो डायरेक्शन का है, फर्क किसका है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी का है। इस केस में भी 200 जूल की एनर्जी फ्लो हुई, इस केस में भी 200 जूल की एनर्जी फ्लो हुई है, लेकिन वो एनर्जी इस केस में सिस्टम से सराउंडिंग को गई है और इस केस में सराउंडिंग से सिस्टम को है। सेम चीज यहाँ पर। तो अगर मैं इन दो को कंपेयर करने को कहता हूँ, इन दो को, तो इसमें कहां पर ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज है, नीचे वाले। ऐसा नहीं कि -300 तो इंटीजर में छोटा होता, वो नहीं देखना आपने। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 300 जूल की एनर्जी का लॉस हुआ, यहाँ पर 200 जूल की एनर्जी का लॉस हुआ है। दोनों ही केस में सिस्टम से सराउंडिंग। तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का लॉस का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे कम एनर्जी। समझ में आ गया ये चीज, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब आगे देखते हैं, ठीक है। अभी आ जाओ वापस असाइनमेंट पे। क्वेश्चन 12।
क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 में आपसे बोल रखा है द टेम्परेचर ऑफ 54 ग्राम वाटर इज रेज फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे चलो 323 लिख लेते हैं, जरूरत नहीं है चेंज में, कभी भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ठीक है। टू 343 क्या, ये हमारा चेंज आया एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज डेल्टा एच। एक तो पहले वो ये पूछ रहे, और आपको ये बता रखा है कि जो सीपीएम है, अगर इधर आप ध्यान से देखोगे तो ये सीपीएम है, ठीक है। या अगर आपका 75 जूल पर केल्विन पर, 75 जूल पर केल्विन, तो ये आप बताओ बच्चों क्या आएगा, बोलो। डेल्टा एच पूछ लिया है, मैंने हमेशा बोल रहा भले कांस्टेंट प्रेशर हो कुछ भी हो, डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या रहेगा फॉर एन आइडियल गैस? किलो जूल। एन सीपीएम टू माइनस टी वन, ठीक है। तो कभी भी अगर आपने डेल्टा एच निकालना फॉर एनी केस, भले आइडियल गैस हो या ना हो फिलहाल के लिए, तो आपने क्या यूज करना है, एन सीपीएम टू माइनस टी वन, ठीक है। अब इनकी वैल्यू बना लो। एन कितना है, एन है इसका कितना हो जाएगा, एन 4 डिवाइडेड बाई 15। 18 इज 3, तो इट कम्स आउट टू बी 3 मोल, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 75 हो गया और ये 20 हो, ठीक है। तो 150 जूल आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4.5 किलो, 4.5। जब ध्यान देना यहाँ पर वाटर आपका गैसियस फॉर्म पे नहीं है, देखो ना ये लिक्विड फॉर्म पे है, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीपीएम सीवीएम, वो तो हमने जनरल बनाया था। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, फिर मैंने आपसे बोला कि यही फॉर्मूला हमेशा आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होगा। देखो यहाँ पर क्या हमने कोई आइडियल गैस की कंडीशन लगाई है, ये तो सीपीएम की डेफिनेशन है, तो किसी भी टाइप के सब्सटेंस में चलेगी। हमने क्या बोला, एक मोल का टेम्परेचर अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाना है तो सीपीएम ये रहा, और यहाँ से हमने ये बना लिया, और यहाँ पर सिर्फ हमने सीपीएम को इंडिपेंडेंट माना है, ये कंडीशन है। और ये बनाने के बाद मैंने आपसे बोला कि अगर आइडियल गैस का सिनेरियो पढ़ रहे हो तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज, तो ये फॉर्मूला है सबके लिए, पर हमने जनरली क्या पढ़ना है, हमने तो पढ़ना है आइडियल गैस, तो हमने आइडियल गैस के मार्क करी। तो इसीलिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो कंफ्यूजन ये नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे टेम्परेचर में तो वाटर लिक्विड फॉर्म पे है, भले ही वो लिक्विड फॉर्म पे है लेकिन एक्सप्रेशन यही यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 पे, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13। ओके चलो क्वेश्चन को देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस एट एचटीपी, ओके। तो हमारे पास 22.4 लीटर H2 गैस, ठीक है, एट एचटीपी में एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और इस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। हो गया। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब ध्यान देना है, यहाँ पर आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है आपने, और उस एक्सप्रेशन में आपका मोलर मास दिख रहा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिख रहा है, और टेम्परेचर दिख रहा है, चेंज इन टेम्परेचर दिख रहा है। ठीक है, तो आपने जो एक्सप्रेशन बनाना है वो मोलर मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर की फॉर्म पे बनाना है। तो आप एक चीज देखो, सिंस यहाँ पे डेल्टा यू पूछा है, तो एक्सप्रेशन कौन सा यूज करें हम डेल्टा यू के लिए? कौन सा एक्सप्रेशन यूज करें? एक्सप्रेशन तो यही है, देखो एक्सप्रेशन तो यही यूज होगा, एन सीवीएम डेल्टा टी। तो देखो हमारा डेल्टा टी तो आ गया जो हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, हमें सीवीएम और एन को हटाना है, और इनकी जगह मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर मास लेकर आना है। क्या बच्चा हमारे पास कोई रिलेशन है मोलर हीट कैपेसिटी का विद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? है कोई रिलेशन? क्या पढ़ा हमने आज? हमने क्या कोई रिलेशन पढ़ा है जहां पर मोलर हीट कैपेसिटी का और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन हो? बिल्कुल पढ़ा है। तो वो फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला देखो, एन सी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू सी एस। भाई सी एम कोई सा भी हो सकता है, जो सी एम का फॉर्मूला एन सी एम इज इक्वल टू डब्ल्यू सी एस। तो हमने यहाँ पर ये लगा दिया। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू सी एस डेल्टा टी। तो देखो सी एस भी आ गया। अब डब्ल्यू का प्रॉब्लम है कि डब्ल्यू को क्या करें, डब्ल्यू की जगह मोलर मास कैसे लेके आए? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मोलर मास भी ग्राम पे मेंशन होता है, डब्ल्यू भी ग्राम पे, तो मतलब डब्ल्यू का कहीं ना कहीं मोलर मास से कुछ लिंक होगा। अब इस क्वेश्चन को समझो सबसे पहले। कंफ्यूजन आएगा आपको यहां से कि ये क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको बोल रखा है कि हमारे पास इतना हाइड्रोजन है, हमारे पास इतना हाइड्रोजन है जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एसटीपी कंडीशन, जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा एसटीपी कंडीशन पे। तो एक चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो जो भी गैस आपको दी जाएगी आप उसे आइडियल ही कंसिडर करते हो, एट एसटीपी, एट एसटीपी कितना होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ठीक है, और जब मैं एसटीपी की बात करता हूं तो यहाँ पर जो ये एसटीपी में टेम्परेचर और प्रेशर, ये क्या क्या है? टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड प्रेशर इज 18। तो अगर हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है तो उसका वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन में 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस है इतना अमाउंट कि उसका वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन में 22.4 लीटर में दिख रहा है। तो बच्चा अगर हमारे पास इतना अमाउंट हाइड्रोजन का है जिसका वॉल्यूम 22.4 लीटर एसटीपी कंडीशन पे दिखेगा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि कितना मोल है हमारे पास इसका? 1। इसका कितना मोल है हमारे पास? 1 मोल। तो इससे हमें क्या मिल गया, इस इंफॉर्मेशन से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। तो अब इस नंबर ऑफ मोल्स को हमें किस में चेंज कर देना है? मास में चेंज कर देना है। और बच्चा 1 मोल का मास इन ग्राम कितना होता है? 1 मोल का मास इन ग्राम कितना होता है? मोलर मास नहीं होता? ऐसा ना भाई, अगर मेरे पास सोडियम का 1 मोल है तो उसका मास कितना है? उसका मोलर मास हो जाएगा 23 ग्राम। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू क्या बन गया? यस सर। मोलर मास। ठीक है, इनटू डी एस इनटू दैट, दिस इज द दिस इज द डन। तो अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये एक एज अ इंफॉर्मेशन ध्यान रखना। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14।
तो आपसे बोले कि हमारे पास एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है जो ABCD प्रोसेस को के थ्रू चल रहा है, तो वर्क डन कितना हो, तो दे आर आस्किंग वर्क। ठीक है, वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, वर्क डन। तो बच्चा देखो यहाँ पे वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। वर्क डन की अगर मैं बात करूँ, देखो दो तरीके होते हैं। एक तो होता है सॉल्व कर लो इसे, और एक होता है आप लॉजिकली मार्क करो। एक स्टेटमेंट लिख लो बच्चा। कभी भी अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व दिखा रखा है, ध्यान रखना। प्रेशर और वॉल्यूम का, सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। तो लिखो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ प्लॉट ऑफ, एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ प्लॉट ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, area under the curve of a plot of pressure versus volume is the magnitude of work done, is the magnitude of work done, is the magnitude of work done। ठीक है, is the magnitude of work done। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका प्लॉट बनता है ना, इस प्लॉट का जो एरिया आएगा, एरिया अंडर द कर्व होगा, वो क्या कहलाया जाएगा, आपका वर्क डन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी हमने देखा है IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग W आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग कि किस डायरेक्शन पे एनर्जी का फ्लो हुआ है। पर क्या कभी एरिया नेगेटिव हो सकता है? नहीं, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एरिया हमेशा में पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एरिया में क्या बता देगा कि वर्क की फॉर्म पे इतना एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, डायरेक्शन नहीं बताएगा। वो हमें डायरेक्शन नहीं बताता कभी भी। कौन? चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे सिर्फ आपसे ये मैं पूछता कि व्हाट इज वर्क डन या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, कहने का मतलब अगर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो PV, -PV, हाफ PV और -हाफ PV, चार ऑप्शन है। मतलब माइनस में भी दे रखा है, प्लस में भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपसे विथ कन्वेंशन मार्क करने को कहा है। आपने वैल्यू निकालनी W की और कन्वेंशन के साथ मार्क करना है। समझो अगर ऑप्शन ऐसा होता PV, हाफ PV, 3 PV, 2 PV, तो क्या करते हम? तो यहाँ पर सिर्फ वो आपसे बोल रहा है कि वैल्यू मार्क करो। सिर्फ आपसे क्या बोल रहा है कि वैल्यू अमाउंट मार्क कर दो, कन्वेंशन की जरूरत है। तो अगर समझो ऐसा कुछ हमें मार्क करना होता, सिर्फ अमाउंट मार्क करना होता, कन्वेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसका हम सीधा एरिया नहीं निकाल देते। और इसका एरिया कितना आता है बच्चों, बताओ। इसका एरिया कितना आएगा? ये एक रेक्टेंगल या स्क्वायर काइंड ऑफ है, तो बताओ इसका एरिया कितना आएगा? क्या एरिया आ रहा है इसका? अच्छा बताओ, एरिया कितना आ रहा है इसका? हाँ बोलो। देखो, सर PV। PV सिंपल था ना, PV तो आएगा, सही बोल रहे हो बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें। एरिया क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका यस। लेंथ देख लो ना, P से 2P जा रहा तो P हो गया। इसका ब्रेथ देख लो, B से 2V जा रहा तो V हो गया, तो PV आ गया। तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो PV का मैग्नीट्यूड है। अब सवाल ये आता है कि वो PV प्लस PV है कि माइनस कन्वेंशन। तो कन्वेंशन के लिए बेटर रहता है कि अगर आप इस तरीके से चले जाओ, यहाँ पर भी मैं एक शॉर्टकट दिखा सकता हूँ लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। आप इस तरीके से चले जाओ, ये बेस्ट तरीका रहता है। यहाँ पर आपको आंसर विद कन्वेंशन मिलेगा। यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा? विद कन्वेंशन, WPC, WPD एंड W। बच्चा ए से बी कैसा वर्क डन है? A से B कैसा प्रोसेस है आपका? वॉल्यूम कांस्टेंट है देखो, तो ये Isocoric। आइसोकोरिक है। B से C आइसो बारिक। बारिक है। C से D Isocoric। आइसोकोरिक है। D से A आइसो Iso। बारिक, बारिक है ना, बारिक। अभी देखो बच्चा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वर्क डन तो जीरो हो गया। A से B का वर्क डन तो जीरो। और अभी आपको यहाँ पर कुछ बताया नहीं, मैंने हमेशा बोल रखा है कि अगर कुछ मेंशन हो तो वर्क डन क्या होगा? -P डेल्टा। आपने पढ़ रखा है, मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -P डेल्टा V। तो देखो माइनस, अच्छा प्रेशर कितना है इधर? इस आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर कितना है? 2P। 2P। तो यहाँ पे हो जाएगा -2P। फाइनल वॉल्यूम माइनस पे इनिशियल वॉल्यूम, तो फाइनल ये हो गया, देखो फाइनल ये V। हो गया। माइनस पे क्या हो जाएगा? V। इनिशियल। ये समझ में आ गया कैसे लिखा है? हम यहाँ यस। पर इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं W का, कि जो W होता है वो बराबर होता है -P V फाइनल -V इनिशियल। हम इसको यूज कर रहे हैं। हो गया। अब आ जाओ C से D।
सी से डी फिर से आइसोकोरिक है तो वर्क डन 0 हो गया। अब आ जाओ हम्म डी से, डी से ए। अब डी से ए में देखो प्रेशर कितना है, पी। डी से ए में देखो हम्म प्रेशर कितना है, पी। अब फाइनल वॉल्यूम ये है वी, V और माइनस इनिशियल वॉल्यूम कौन है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 हो जाएगा वी, तो आंसर बनेगा -2। और ये बन जाएगा -2 माइनस वी, तो ये बन जाएगा +2। देखो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका माइनस। तो आपने मैग्नीट्यूड तो सही निकाल दिया, लेकिन ये आपको मैग्नीट्यूड ही देगा सिर्फ, तो अगर एरिया अंडर द कर्व से जाओगे। और इससे जाओगे तो आपको मैग्नीट्यूड प्लस कन्वेंशन दोनों मिलते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। 17 क्वेश्चन बताओ एक बार। 17। 17। अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, ठीक है। बोलो। फॉर कंबशन ऑफ बेंजीन, तो कंबशन प्रोसेस कैरी हो रहा है। इन अ सील्ड कंटेनर हैविंग रिजिड थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, तो रिजिड है एंड थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स है, तो सिंपली मैं कंडक्टिंग लिख। यहाँ पर कंडक्शन का मतलब ही थर्मल कंडक्शन से, ठीक है। ये भी आपको दे दिया। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज डेल्टा यू हियर, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो क्या होगा। तो यहाँ पे फिर से वही वही लॉजिक लगेगा। अगर नेगेटिव बच्चा मैं यहाँ पर बोल देता हूँ रिजिड लग गई वॉल, रिजिड वॉल लग गई, तो डब्ल्यू क्या होगा। 0। ध्यान रखना है डेल्टा यू किसके बराबर होता है हमेशा, डेल्टा यू हमेशा बराबर होता है किसके, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हम क्यू प्लस डब्ल्यू की हेल्प से निकालेंगे। और कंडक्टिंग वॉल्स है तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लग गया, क्यू नॉट इक्वल टू 0। यस और सर। यहाँ पर मोर ओवर बता रखा है कंबशन हो रहा है, तो क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, वो तो इससे पता लग गया। लेकिन कंबशन से पता लग गया कि ये क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी बात भी की थी हमने। तो अगर मैं यहाँ पर इसे मार्क करूँ तो ये नेगेटिव और ये 0, तो फाइनल आंसर डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव नहीं हो जाएगा। सुनो, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब आ जाओ क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ आइस है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं वाटर पे एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 ATM, तो व्हाट इज द वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा इन एटीएम लीटर। तो एटीएम लीटर मैंने कल आपको बताया था, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का होता है, बताया था कल। मैं कल पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन। एनर्जी बाय प्रेशर क्या होता है, वॉल्यूम का डायमेंशन। एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन। एटीएम लीटर क्या हो गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो वो एनर्जी ही पूछ रहा है, पर एनर्जी किस फॉर्म पे, जूल की फॉर्म पे नहीं, कैलोरी की फॉर्म पे नहीं, एटीएम लीटर की, ठीक है।
तो हमारे पास ये आ गया। अब सीधी सी बात है बच्चे, यहाँ पे वर्क पूछा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर वॉल्यूम चेंज की बात हो रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर सॉलिड से मैं लिक्विड में चेंज करता हूँ वाटर को, तो क्या वॉल्यूम चेंज करेगा? यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल करेगा। बहुत कम करेगा पर करेगा, मतलब मैं यहाँ पे वर्क को जीरो मार्क नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम वर्क को फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क हमारा होता है इसके बराबर, माइनस भी फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम किसका आएगा? लिक्विड का, माइनस से इनिशियल वॉल्यूम सॉल्व। क्या प्रेशर तो मेरे पास है 1, मेरे पास वॉल्यूम नहीं है लिक्विड का और सॉलिड। तो मुझे वॉल्यूम, इसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन किसकी दे रही है? डेंसिटी की। तो डेंसिटी की हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि अगर मैं लिक्विड के वॉल्यूम की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं लिक्विड के वॉल्यूम की बात करता हूँ, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है? 1000 ग्राम पर लीटर। 1000 ग्राम पर लीटर ये है। तो बच्चा इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर देखो, तो मैं लीटर करके नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ Yes. पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास 1000 ग्राम पानी होता है, 1000 ग्राम पानी है मेरे पास, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। ये 1 लीटर लिखा Liter. जा सकता है, इसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं ऐसे। दूसरा उसमें मैं क्या बोल Yes. सकता हूँ कि अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है लिक्विड फॉर्म पे, 1 लीटर पानी है लिक्विड फॉर्म पे, तो उसका मास कितना होगा? 1000 ग्राम। तो 1 लीटर पानी का जो मास होता है वो 1000 ग्राम होता है। इस समय ये पता लगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हैं, देखो मैं आप सिंपली वापस फॉर्म पे जा रहा हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि इट इम्प्लाइज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर, मतलब 1000 ग्राम हैज 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अभी हमारे पास कितना मोल है? कितने मोल को हमने चेंज किया है? 1 मोल। तो 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 18 ग्राम होते हैं। तो इसका मतलब 18 ग्राम लिक्विड का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 1/1000 इंटू 18, One विच इज into 18. 0.018 लीटर, ये बनेगा, 0. है ना? यही बन गया। तो हमारा 0.018 लीटर आ गई। किसका है? ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अगर अब मैं यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने की कोशिश करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने की कोशिश करता हूँ, तो सेम तरीके से जाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है 900 ग्राम पर लीटर, 900 ग्राम पर लीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास आइस होता है, आइस होता है, तो उसका 900 ग्राम का वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। मतलब 1 लीटर आइस का, 1 लीटर आइस का जो मास होगा वो कितना होगा आपका? 900 ग्राम होगा। तो इसका मतलब बच्चा 18 ग्राम, क्योंकि सॉलिड भी हमारे पास कितना? 1 मोल है, वो कितना हो जाएगा? 1/900 900 इंटू 18। into. तो ये आ जाएगा आपका 0.02 लीटर आपके सॉल्व। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम निकाल सकते हो, आप मास भी निकाल सकते हो अगर वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इनका वॉल्यूम निकाल। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ रख देते, अब हम इन वैल्यूज को यहाँ रख देते, तो ये हो जाएगा -1। वॉल्यूम कितना था इसका? इसका था 0.018, और इसका है 0.02। तो अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और आंसर आएगा 0.002 और 2 × 10⁻³ अब आपसे पूछा गया एटीएम लीटर पे। बच्चा इसका यूनिट क्या होगा? वर्क को हम निकाल रहे हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम पे। प्रेशर का डायमेंशन क्या है इधर? एटीएम। 8. वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है इधर? लीटर। यूनिट क्या आ गई? Yes, sir. ATM liter. एटीएम लीटर। अगर ये जूल में पूछा होता तो यहाँ पर आपका एटीएम लीटर आता, उसको आप चेंज करते। तो चलो एक रिलेशन दे देता हूँ मैं आपको, ध्यान रखना, फिर लिख लेना भी, मैं आपको टाइम दे दूंगा, ठीक है। एक रिलेशन लिख लो, दैट 1 ATM, दैट वन दैट 1 ATM liter is equal to 101.3, and 1 bar liter is equal to 100। ये एक रिलेशन है जो आप यहाँ कन्वर्जन के लिए अगर कभी पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप ये कन्वर्जन के लिए लगा लो। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरे से जूल में पूछा होता तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करता किससे? 101.3 से, तब जाके मेरा जूल में आंसर आता। तो ये आंसर मेरा जूल का नहीं है, ध्यान देना। देख लो इसे फटाफट।
चलो बच्चा, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस के सभी को क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, नो। तो अभी हम फर्स्ट लॉ में जो हमने पढ़ा है और जो हमने कल डेफिनेशन और मैथमेटिकल पार्ट में पढ़ा था उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया आज। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे चीजें और हीट कैपेसिटी को ही आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सी, किसी भी गैस के लिए सीपी और सीबी का रिलेशन क्या हो? तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना कि सीपी माइनस सीबी हमेशा बराबर होता है टी डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे वी डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट। सीपी माइनस सीबी एक बेसिक रिलेशन है। सीपी माइनस, अगर मैं आपसे पूछूं आइडियल गैस का क्या होता है सीपी माइनस सीबी, तो आप बोलोगे एनआर, है ना? एनआर होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आइडियल गैस की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। कोई सी भी गैस दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका सीपी माइनस सीबी क्या होगा, तो आपने उस गैस इक्वेशन से डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे भी निकाल लेना है, उसी गैस इक्वेशन से डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे भी निकाल देना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या मिल जाएगा? सीपी माइनस सीबी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सीपी माइनस सीबी मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द जनरल रिलेशन, दिस इज द जनरल रिलेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि सीपी माइनस सीवी फॉर एन आइडियल गैस, सीपी माइनस सीवी क्या होगा? सीपी माइनस सीवी क्या आएगा? एनआर आता है। क्या आता है? एनआर। जरा सॉल्व करके चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। पीवी इजिकल टू एनआरटी से, पीवी इजिकल टू एनआरटी से ये निकालो, पीवी इजिकल टू एनआरटी से ये निकालो, सब्स्टिट्यूट करो। और ये कल हमने निकाल रखे दोनों फॉर्म, दोनों ही फॉर्म हमने कल निकाली थी। तो अगर आप देखो आइडियल गैस के लिए सीपी माइनस सीवी क्या आ जाएगा? टी। और क्लास सॉल्व करके बताओ डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पी क्या आ रहा है? हमने कल निकाला था पी इजिकल टू एनआरटी यूज करना है। क्या आएगा? अगर आप डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे वी निकालो तो ये वैल्यू आएगी आपकी एन आर बाई वी, और ये वैल्यू आएगी आपकी एन आर बाई वी, अगर आप देखो। ठीक है, चलो मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ आपको। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन आर टी बाई वी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट पे वी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो एन आर बाई वी बाहर आ जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन टी से होगा, वन हो जाएगा। तो डेल पी बाई डेल टी देखो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एन आर टी अपॉन पी वी डॉट एन आर। देखो ये कैंसिल हो गया, फॉर्म आ गया एन आर। हमेशा ध्यान रखना है सीपी माइनस सीवी आपका एन आर होता है फॉर एन आइडियल गैस, इक्वल टू एन आर। किसके लिए? आइडियल गैस। किस फॉर्म के लिए होता है ये बराबर? आइडियल गैस। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है किसके लिए एप्लीकेबल है? फॉर आइडियल गैस। पर अगर कोई पूछ लेता है कि भाई सीपीएम माइनस सीवीएम क्या है, क्या क्या पूछ लेता है कोई आपसे? सीपीएम माइनस सीवीएम क्या है? सीपीएम माइनस सीवीएम का मतलब क्या हो गया? फॉर वन मोल ये आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये आर हो जाएगा। अगर सिंपली सीपी में मतलब किसी भी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पूछा जाता है विदाउट मेंशनिंग द अमाउंट, आपसे पूछा था व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume, you will say their difference is equal to nr। पर अगर अमाउंट फिक्स कर देता है इट इज वन मोल देन इट इज आर। ठीक है,
इस चीज को ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट सीपी माइनस सीवी को आर याद रखते हैं, तो वो आर नहीं है, वो एनआर है, सीपीएम माइनस सीवीएम आर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये चीज? यस सर। ये रिलेशन याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूजफुल है ये रिलेशन। ठीक है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए दे दिया है कि भाई हो सकता है आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि इस गैस इक्वेशन के लिए बता दो क्या होगा, सीपी माइनस सीवी। तो आपने क्या करना है, इस गैस इक्वेशन से आप ये निकाल लोगे, इसी गैस इक्वेशन से ये निकाल, और दोनों निकाले हम निकल इसके लिए, इस गैस इक्वेशन पे दोनों वैल्यू कल हमने निकाली थी, सब्स्टिट्यूट करोगे आपको फॉर्म। ठीक है, चेक करना घर पे जाके, अगर आप चेक करना चाहते हो कुछ ऐसी ही फॉर्म दिखेगी आपको, ये भी हिंट दे देता हूँ। ठीक है, चलो, हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि सीपी माइनस सीवी हमारा क्या आ रहा है, एन आर आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर मैं सीपी का डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, क्यू पी बाई डेल्टा टी। है ना, सी क्या था हमारा, सी था हमारा क्यू बाई डेल्टा टी, अगर आपको ध्यान हो। और ये हो जाएगा क्यू बी बाई डेल्टा, ये हो जाएगा एन आर। तो इसका मतलब क्यू पी माइनस क्यू बी हमारा क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा। तो आप खुद देखो, खुद देखो, अगर बच्चा कभी आपको किसी भी गैस का सीपी दे रखा है, आपको सीवी निकालना है, तो आपने क्या करना है, सीवी और एनआर को, सीपी में से एनआर माइनस कर दोगे तो सीवी आ जाएगा। मतलब इन दोनों में से आपको दोनों की वैल्यू की जरूरत नहीं, सिर्फ एक वैल्यू से काम बन जाएगा आपका, आपके पास सीपी हो या आपके पास सीवी हो, आप वैल्यू निकाल लो। सेम चीज अगर कभी समझो आपको बोल दिया कि हमने 5 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज किया है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और उसके लिए जो हीट देनी पड़ रही है, हमें देनी पड़ रही है लेट्स से 100 जूल। तो वो आपसे पूछेंगे कि बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर सेम टेम्परेचर राइज करना पड़े हमें, तो कितना देना पड़ेगा। और इन दोनों रिलेशन से, इन दोनों ही रिलेशन से हमें एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है, और वो क्या है, दैट सीपी, दैट सीपी, दैट सीपी इज ग्रेटर देन एंड क्यूपी इज ग्रेटर देन। होगा कि नहीं होगा, बोलो बच्चों? क्या क्यूपी क्यूबी से बड़ा होगा और सीपी सीबी से बड़ा होगा, यस और नो? ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। देखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब डेल्टा टी इज पॉजिटिव, तो एनआर तो हमेशा पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव, तो क्यूपी माइनस क्यूबी का डिफरेंस पॉजिटिव है, तो क्यूपी हमेशा क्यूबी से बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सीपी हमेशा सीबी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने, क्यूपी माइनस क्यूबी का और सीपी माइनस क्यूबी। आ जाओ न्यूमेरिकल्स में, तो न्यूमेरिकल्स करते से रिलेटेड कुछ, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 229 of energy is supplied to 3 moles of gas, is supplied to 3 moles of gas of an ideal gas at constant pressure। तो भाई कांस्टेंट प्रेशर पे ये हीट सप्लाई की गई है, इसका मतलब ये हीट कौन सी है, ये क्यूपी है। क्या है ये, यूपी। क्यूपी। तो ये हो जाएगा हमारा 229 जूल, 229, एंड द टेम्परेचर राइजेस बाय, और टेम्परेचर कितना राइज हो गया, 2.55 केल्विन। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज सीपी एंड सीवी, और यूनिट्स देखना जूल पर केल्विन पर मोल। तो दे आर आस्किंग व्हाट इज सीपीएम एंड व्हाट इज सीवी, व्हाट इज सीवी। तो ये वो पूछो। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको किस कंडीशन पे आपने हीट प्रोवाइड किया है, उस कंडीशन का क्यू लगेगा, तो क्यूपी मिला है। अब आप बच्चा यहाँ पर देख के बताओ कि कौन सा वैल्यू आपको मिल जाए, देख के बताओ तो कौन सा वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, बोलो कौन सा वैल्यू पहले मिलेगा, क्यूपी मिलेगा, सीपी मिलेगा पहले कि सीवी मिलेगा पहले, कौन पहले सर मिल सकता था? इट इज सीपी। सीपीएम, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है, तो सीपीएम हाँ हमें इस। पहले मिलेगा। और सीपीएम का फॉर्मूला क्या है, सीपीएम होता है हमारा क्यूपी अपॉन एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी।
और क्यूपी कितना है हमारे पास, क्यूपी इज 229, एन इज, एन कितना है 3 3, और डेल्टा टी कितना है 2.55 2.5। तो इसको सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी 29.9 जूल पर केल्विन पर मोल है ये, ध्यान देना। यस अब आप सीवीएम बना लो, सीवीएम कैसे बनाएंगे बताओ, अब बताओ QV सीवीएम। अपॉन N डेल्टा T। अच्छा क्यूवी दिया है क्या आपको? सर इसमें से निकाल लेंगे वैल्यू। बिल्कुल। एक बार हमारे पास सीपीएम आ गया तो हम सीपीएम और सीवीएम का ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते क्या? यस क्या मैं सीपीएम और सीवीएम का ये रिलेशन यूज नहीं कर सकता? बोलो बच्चा। बिल्कुल कर सकता हूँ, एक मोल की बात हो रही थी ना। देखो हाँ, एक और चीज, दिया कितना है 3 मोल, निकाला क्या है 1 मोल का, तो रिलेशन किसका यूज होगा, 1 मोल 1 वाले का, क्योंकि हमें सीवीएम चाहिए, हमें सीपी चाहिए होता, सीवी चाहिए होता तो ये 3 मोल को यूज ही नहीं करना था। अगर मुझे सीपी चाहिए होता ना तो मैं क्या करता, सीपी कैसे निकालता, क्यूपी बाय डेल्टा टी, सीपी आ जाता, फिर मैं यूज करता सीपी माइनस सीबी इजिकल टू एनआर, वहां पर मैं एन यूज करता, लेकिन यहाँ पे सीपीएम निकाला है और हमें क्या निकालना है, हमें तो यही निकालना CVM। है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल। तो इसीलिए मैंने आपको ये रिलेशन तो देखो, आप पढ़ते ही पढ़ते, ये रिलेशन तो कहीं पे भी जाओगे थर्मो के अंदर ही पढ़ोगे पढ़ोगे। मैंने अलग से आपको क्यूपी क्यूबी का रिलेशन भी दे दिया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको क्यूपी दिया जाता है, क्यूबी पूछा जाता है, तो पहले हम क्या करते हैं, क्यूपी से पहले सीपी निकालते हैं, फिर सीपी से सीवी निकालते हैं, फिर सीवी से क्यूबी निकालते हैं, बहुत लेंथी हो जाता है। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला, जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या बोला, हमने ये निकाल दिया, अब बच्चे ने बोला क्यूबी से निकाल देंगे इसे, तो पहले क्यूबी भी तो निकालना पड़ेगा, और वो कैसे निकालोगे यहाँ से, तो इतना लेंथी जाने से अच्छा है कि हम सीधा इस रिलेशन यूज करें। तो इसीलिए अगर कभी एग्जाम में क्यूपी दे दिया और क्यूबी पूछा गया ना, तो क्यूपी से सीपी, सीपी से सीवी, सीवी से क्यूबी पे नहीं जाना, सीधा इस रिलेशन पे जाना है। क्यूपी दे रखा, क्यूबी पूछा है, ऑब्वियसली चेंज इन टेम्परेचर एंड आपको देंगे, ठीक है, तो आप निकालिए। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, तो सीवीएम क्या बन गया हमारा, सीपीएम माइनस आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 29.9, अब मैं आर को लिख रहा हूँ 8.3, ठीक है, या 14 लिख लेते तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा हमारा 21.6 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 है, देखो क्वेश्चन 11, उसमें आपसे बोल रखा है द हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system by 5 degrees Celsius at constant volume and at constant pressure follows the relation। मतलब हम क्या चाहते हैं, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पर और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो हीट वहां पर दी जाएगी क्यूपी क्यूबी, उनका रिलेशन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया क्यूपी हमेशा क्यूबी से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है, यस क्यूपी हमेशा क्यूबी से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ध्यान रखना। तो अभी आंसर क्या हो जाएगा, क्यूपी इज ग्रेटर देन पी, QV। क्यूपी इज ग्रेटर देन, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके बचे हैं वो मेनली आपके टाइप्स ऑफ प्रोसेस से है, तो जो आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक के, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोसेस, और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन और फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। ओके बच्चा, तो आप कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके अच्छा।